नमस्कार दोस्तों। आज की दुनिया में जियोपॉलिटिक्स वॉर वैसे ही चल रही है जैसे आईपीएल का फाइनल मैच। हर ओवर में एक नया सस्पेंस, एक नया धमाका और आम जनता की हार्ट बीट अप एंड डाउन, धक धक धक, जस्ट लाइक ए ईसीजी। और इस समय ना मिडल ईस्ट में चल रहा है T20 वॉर, ईरान वर्सेस इजराइल के बीच। लेकिन इस मैच के अंदर ना एक नई तीसरी टीम एंटर करने वाली है, मतलब कि प्रवेश करने वाली है, जिस टीम का नाम है यूएसए, या फिर इस टीम को हम लोग डोनाल्ड ट्रंप नाम भी दे सकते हैं। लेकिन इस मैच में ना जो फॉल हो रहा है वो हो रहा है भारत का कैच। जी हाँ, सीधा नुकसान पहुंच रहा है इस समय भारत को। उम्मीद पहुंचने की नुकसान की बहुत अधिक बन चुकी है। वो भी कितना नुकसान? 550 मिलियन डॉलर का। अगर आपको इंडियन करेंसी में से कन्वर्ट करेंगे तो क्या निकलेगा इसका इंडियन रुपीज़ का टोटल अमाउंट, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो गाइस, यहाँ पर इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि आखिरकार जो न्यूमेरिक फैक्ट्स मैंने आपको बताया है 550 मिलियन डॉलर, इसका संबंध आखिरकार किस बात के साथ में जुड़ा हुआ है। आखिरकार वो कौन सी बात है जो भारत के लिए बहुत बड़ी खतरा बन चुकी है। अगर इजराइल और ईरान के बीच का वॉर आसमान छू गया, मतलब कि सातवां आसमान चढ़ गया, तो इसका इम्पैक्ट हमारे भारत के ऊपर क्या पड़ेगा। एक्चुअली हम सभी जानते हैं कि पिछले 7 दिनों में ये वॉर काफ़ी चरम पे पहुंच चुकी है। मतलब कि 7 दिन में ये एक दूसरे के ऊपर 70 से अधिक अब तक एयर स्ट्राइक कर चुके हैं। 7 दिन 70 से ज़्यादा मिसाइल स्ट्राइक, जिसमें 19 हॉस्पिटल, 11 स्कूल और 3 एयरबेस राख में तब्दील हो चुके हैं, मतलब कि खाक में बदल चुके हैं। और इजराइल ने कल ही एनिमेशन जारी करके बताया कि हमने अराक न्यूक्लियर रिएक्टर को उड़ा दिया है। ये एनिमेशन जारी किया था इजराइल ने। और अब ध्यान दीजिएगा कि ये आखिरकार अराक जो ये न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट है, ये आखिरकार है क्या। एक्चुअली यहाँ से ना जो ईरान है वो अपना प्लूटोनियम बेस्ड न्यूक्लियर बम इस स्थान से बना सकता था। और इजराइल को सबसे बड़ा खतरा है कि अगर ईरान ने एक बार परमाणु हथियार बना लिया तो वो उसका प्रयोग सबसे पहले इजराइल के ऊपर करेगा। और इजराइल और अमेरिका दोनों देशों को इस बात का बहुत बड़ा डर भी है। और वैसे भी ईरान ने ना 1970 में एक ट्रीटी साइन करी थी जिसके तहत इसको कोई अधिकार नहीं था कि ये परमाणु हथियार बनाए। लेकिन 1971 में ईरान में इस्लामिक क्रांति आती है, नई सरकार बनती है, और पिछली सरकार ने जो साइन किए थे उसको नई सरकार मानने के लिए तैयार है नहीं। और तब से लेकर के अब तक यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरफ ईरान वर्सेस यूएसए और इजराइल कह सकते हैं, इन सब के बीच में आपस में जूतन पैजार सरफो डबल चल रही है। ईरान लगातार इस ट्रीटी के अगेंस्ट काम कर रहा है। अपने देश के अंदर जो न्यूक्लियर संवर्धन है, जिसका एनरिचमेंट है, वो लगातार डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। और इसके बाद इसकी संख्या 90% से अधिक हो चुकी थी। और यही खतरा था कि फिलहाल ये कहीं गलती से बैकएंड में चोरी छिपे कोई परमाणु हथियार तैयार न कर ले। बस दोनों के बीच में ठन गई, ईरान के और इजराइल के बीच में। और इस लगातार तब से लेकर के अब तक एक दूसरे के ऊपर बॉम्बार्डिंग कर रहे हैं। और दोस्तों, इजराइल के इस स्टेटमेंट के बाद, ये वीडियो पब्लिक करने के बाद फाइनली ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला किया है। बीते कल के दिन जो हाइफा पोर्ट है उस पर ईरान ने 3 मिसाइलें अपनी दाग दी हैं। और इस पोर्ट के अंदर ना जो भारत का जो अडानी ग्रुप है उसका एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट छुपा हुआ है इस पोर्ट में, जो बीते कल के दिन धराशायी हो गया। अब इंडिया की सबसे बड़ी परेशानी ये है दोस्तों कि वो गलती से कहीं इजराइल या फिर जानबूझ करके चाबहार जो हमारा पोर्ट है उसको खतरे में ना डाल दें अपनी मिसाइल के माध्यम से। अब जानते हैं कि आखिरकार भारत को क्यों टेंशन हो रही है, क्योंकि भारत की टेंशन होना लाजमी भी है, क्योंकि भारत ने ईरान के चाबहार पोर्ट में अब तक 550 मिलियन डॉलर का हम लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट अपना कर चुके हैं। और जो ये पोर्ट है ना, ये जो पोर्ट है चाबहार पोर्ट, ये भारत का एक बहुत बड़ा सप्लाई चेन है, एक बहुत बड़ा गेटवे है। सिर्फ ईरान नहीं बल्कि इससे हम अफ़गानिस्तान, सेंट्रल एशिया के तमाम मैक्सिमम जितने भी देश हैं और रूस तक पहुंच पाते हैं। अगर चाबहार पोर्ट को कुछ हुआ और जो हमारी वर्ल्ड बहुत ही जल्द जो चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है एक्यूरेसी और एवरेज के हिसाब से, शायद वो सपना हमारे कुछ सालों के लिए पीछे हो सकता है। मतलब हम सपने के करीब शायद ना पहुंच पाए अगर चाबहार पोर्ट को कुछ हुआ तो। लेकिन दोस्तों, अब खतरा ये भी है कि अगर इजराइल ने मिसाइलें चाबहार पर दागी तो भारत का ये पोर्ट 5 मिनट में मिट्टी में तब्दील हो सकता है, रात में बदल सकता है। ये सिर्फ हमारी इकॉनमी नहीं है दोस्तों, ये हमारी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बैकबोन भी है, जिसने हमारे देश की जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान दिया है।
अब दोस्तों इसराइल की क्या स्ट्रेटजी है वो भी हम समझ लेते हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे कि ट्रम्प के माइंड में आखिर चल क्या रहा है, उन्हें क्यों मांगा 7 डेज़ का और टाइम। भाई ये फाइनली तीसरी टीम जो मैच में उतरने वाली थी, अब ये कदम आखिर पीछे कर रही है। 7 डेज़ का टाइम इसलिए मांगा है कि शायद ही दोनों के बीच में सीज़ फायर करवा देंगे। पहले तो बड़े चौधरी बन रहे थे, ईरान को इन्होंने साफ साफ क्या करा था, इन्होंने धमकी दी थी, और उस धमकी के बाद ही क्या करा, ईरान ने अपनी मिसाइलें दाग दी थी इसराइल के ऊपर, तुम दो धमकियों को। और तो मतलब कि ट्रम्प की स्टेटमेंट ने आग में घी का काम कर दिया। अभी हम जानते हैं कि इसराइल की स्ट्रेटजी है क्या। एक्चुअली इसराइल सिंपल ये चाहता है कि जो ईरान का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसको हमने तबाह करना है, और जो इसकी 90% की एफिशिएंसी थी परमाणु हथियार बनाने को लेकर के, उसको हमने ब्रेक करना है। वैसे ये ब्रेक कर चुका है, 67% तक अब इसकी एफिशिएंसी पहुंच चुकी है ईरान की। और जो इसके न्यूक्लियर प्लांट को बॉम्बार्डिंग से इसराइल ने तबाह किया है, उसके बाद भी ईरान कहने कि थोड़ा बहुत तो हैंडीकैप हो चुका है। और इसी बीच में ना रसिया भी इस युद्ध में थोड़ा बहुत घुस चुका है। मतलब कि रसिया ने एक बहुत बड़ी वार्निंग दी है इसराइल को। मतलब कि व्लादिमीर पुतिन को ये लगा कि बात शायद दोनों के बीच में बनने वाली नहीं है सीज़ फायर की, तो मुझे कोई स्टेटमेंट जारी करनी है। तो उन्होंने इसराइल को ओपन चेतावनी दी है बीते कल के दिन, साफ साफ ये कहा है कि हम ईरान में 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट अपने बनाने जा रहे हैं, और अगर इन्हें इसराइल ने उड़ाया तो यहाँ पर जो चेरनोबिल पार्ट 2 हो सकता है। मतलब चेरनोबिल पार्ट 2 वाली घटना क्या थी, मतलब कि इतनी बड़ी धमकी दे दी थी। एक्चुअली इसकी कहानी को ना आप एक बार यूट्यूब पे जरूर पढ़िएगा, बहुत कुछ आपको मिलेगी जानकारी। जैसे हमारे देश के अंदर भोपाल गैस त्रासदी थी ना, तो उससे भी बड़ा इंसिडेंस था आपका चेरनोबिल की कहानी, या फिर बहुत बड़ी घटना। इस स्टोरी को आप पक्का अच्छे से पढ़िएगा। एक्चुअली चेरनोबिल जो घटना घटित हुई थी, ये हुई थी 1986 में। एक बहुत बड़ा रेडिएशन लीकेज था, बहुत बड़ा, और इस लीकेज के बाद 4000 मौतें तभी ऑन द स्पॉट हो गई थी, और 3 लाख लोग उस समय बेघर हो गए थे। और आज भी ये जो शहर है ना, चेरनोबिल जो शहर है, ये भूतिया जोन बन चुका है। आप सोच के देखिएगा, अगर ऐसा कुछ तेहरान में हो गया तो पूरे एशिया का भविष्य रेडियो एक्टिव हो जाएगा। जब रेडिएशन निकलती है ना, जो हमारी सेल एक्टिव होती है वो अपने आप ही डेड हो जाती है, काम करना बंद कर देती है। अगर आपने खुद भोपाल गैस त्रासदी की घटना नहीं जानी है अब तक, अगर आप भारतीय तो कम से कम उस घटना को आप लोग पक्का एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। यूट्यूब पे बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे, और इससे संबंधित एक मूवी भी है, वो शायद इरफान खान के बेटे हैं, उनकी मूवी है, वो अभी हाल ही में रिलीज़ हुई थी। तो आपको चल जाएगा पता कि जो हमारा भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसको लेकर के चैलेंजेस क्या क्या फेस करने पड़े थे, ट्रेन टाइम पे नहीं पहुंची थी, वगैरह वगैरह वगैरह। चलिए, यहाँ पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि भारत की बेसिक जानकारी आपको पक्का होनी चाहिए। मैं आता हूँ वापस टॉपिक की तरफ। और दोस्तों, अब एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या सच में चाबहार बंदरगाह को अगर कुछ हुआ, इसराइल ने कोई भी बम्बार्डिंग चाबहार पोर्ट पर कर दी और इतना बड़ा नुकसान हमारा हो गया, तो क्या हमारा भारत शांत बैठेगा? आपको क्या लगता है? एक्चुअली हमारी जो सरकार है उसने एक एक्शन लेना अब स्टार्ट भी कर दिया है, क्योंकि हमने इसराइल को साफ साफ एकदम हमारी सरकार ने क्लियर बोल दिया है कि आपने बीते कल के दिन हाइफा पोर्ट पर बॉम्बार्डिंग करी, 3 मिसाइलें वहाँ पे दाग दी हैं। वो पोर्ट पर जो हमला किया उसके बाद में अडानी ग्रुप को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। चलो, वो आपने हमला किया तो किया, लेकिन चाबहार पोर्ट को आप मत छेड़ना, क्योंकि ये भारत के लिए पोर्ट नहीं बल्कि भारत का एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, जिससे हमें इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क से जोड़ा जाना था, जिसके अंदर हम लोग इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट अपना कर चुके हैं। और अगर ये तबाह हुआ तो भारत को कम से कम ये तबाही 5 से 7 साल पीछे धकेल सकती है। और ये तमाम जानकारी आपको, ये आंकड़ा आपको इंडियन ओशियन पॉलिसी थिंक टैंक की वेबसाइट में जाकर के आराम से मिल जाएगा। और इसराइल अपने मिशन में स्टार्ट हो चुका है, मतलब कि अपना मिशन प्राप्त किसी भी हालत में करके रहेगा। इसका मिशन बस केवल वही है कि भैया परमाणु हथियार हम इनको बनाने नहीं देंगे, और जो ईरान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम उड़ा देंगे, तबाह कर देंगे, राख में तब्दील कर देंगे। और यहाँ पे इसराइल ये भी चाहता है कि वर्तमान समय में जो ईरान में जो इस्लामिक गवर्नमेंट है उसको हमने गिरा देना है, क्योंकि 1970 में जो इससे पहले की जो सरकार थी उसी ने परमाणु हथियार हम नहीं बनाएंगे इस ट्रीटी में साइन किया था। एक्चुअली उस समय तमाम विकसित देशों ने ट्रम्प कार्ड चला था विकासशील देशों के साथ, जो मतलब अविकसित देश थे, राइट। उनको सिंपल ये बोला था कि आप कमज़ोर देश हो, अगर कोई भी देश आपके ऊपर हमला करेगा तो हम आपके साथ खड़े हैं। ये कहा था विकासशील देशों ने कमज़ोर देशों को, मतलब कि विकसित देश ने विकासशील देशों को, राइट। अब उसके बाद काफ़ी सारे देश इस बहकावे में आ गए और सबने ट्रीटी में मैक्सिमम देशों ने साइन कर दिया। और वर्तमान समय के अंदर ना वर्ल्ड के अंदर 53 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं,
मतलब इस्लामिक कंट्री हैं, और उसमें से केवल एक ऐसा देश है जिसके पास परमाणु हथियार है, वो है हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। और वर्ल्ड में 9 देशों के पास में परमाणु हथियार हैं। और 1970 में ना इन तमाम विकसित देशों ने विकासशील देशों को ऑफर दिया था, इसके अलावा हम आपको डिफेंस की सिक्योरिटी देंगे, ये कहा था विकसित देशों ने। अगर आपको कभी भी फाइनेंशियली क्राइसिस आएगी तो हम आपके साथ में खड़े हैं, और हमारे देश में कोई भी आविष्कार होगा उसका फॉर्मूला, उसकी जानकारी, उसकी ट्रेनिंग हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो भैया जो कमज़ोर देश थे उनको लगा भैया ये तो काफ़ी अच्छा ऑफ़र है हमको, तो मैक्सिमम देशों ने साइन कर दिया। और यही ऑफ़र ना हमारे भारत को भी प्रोवाइड किया गया था, बट हमने उस समय उस ट्रीटी में साइन नहीं किया। अगर मैं उस समय ट्रीटी में साइन कर दिया होता ना, आज पाकिस्तान हमारे ऊपर हावी हो चुका होता, क्योंकि उसके पास परमाणु हथियार और हमारे पास परमाणु हथियार नहीं होता। लेकिन उस समय की जो सरकार थी उसने तगड़ा डिसीजन लिया कि नहीं, जैसी भी कंडीशंस होंगी हम सर्वाइव कर लेंगे अपने हिसाब से, हमें वर्तमान का प्रॉफिट नहीं चाहिए, फ्यूचर को खतरे में रख करके बिल्कुल नहीं। तो बस आज देखिए कितना डिफरेंस है हमारे पास। अब इजराइल ने साफ जो इजराइल का जो मेन मोटो है वो ये भी है कि इस सरकार को गिरा देना है। 1979 से पहले जैसा था ईरान, वैसे हमको अब सहयोग चाहिए ईरान से, जो हमको लगा था 1979 के बाद से नहीं मिल पा रहा है। एक्चुअली क्या हुआ था कि 1979 में इस्लामिक क्रांति आई थी, बस ये नई इस्लामिक क्रांति की सरकार यहाँ पे ईरान में तैयार हो गई। वो लगातार दोस्तों अगेंस्ट थी किसके, कि हम तो भी अपना परमाणु हथियार बना के रहेंगे किसी भी हालत में, बस उनकी जिद थी अच्छी खासी, और वही जिद इनके लिए विनाशकाले विपरीत बुद्धि वर्तमान समय में बन चुकी है। लगातार वॉर पे वॉर चल रहा है, ठनी पड़ी है। ये यूएसए से पंगा ले रहा है ईरान कहीं ना कहीं, और इजराइल से पंगा ले ही रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे ना इजराइल ने एक डॉक्यूमेंट्री वीडियोस भी निकाली है जिसमें साफ साफ ये बताया कि ईरान की सरकार ने अपने लोगों को जेल में कैद कर रखा है। मतलब उनकी छवि खराब करने के लिए वैसे स्तर पर शायद ये कोई ट्रम्प कार्ड इन्होंने चला हो। इजराइल ने 1500 जो सिविलियंस हैं वो मारे गए हैं 2019 के विरोध में, और महिलाओं को कई राइट्स यहाँ पे नहीं दिए गए हैं। एक्चुअली 1979 से पहले ना जो महिलाओं के जो अधिकार थे ना वो थोड़े अलग थे, और जैसे ही ये नई इस्लामिक जो सरकार यहाँ पे बनी है उसने महिलाओं के ऊपर बहुत सारे अत्याचार करने स्टार्ट कर दिए, बहुत सारे प्रोटोकॉल इनके ऊपर अप्लाई कर दिए। 1970 से पहले की आप महिलाओं की स्थिति देखिएगा ईरान की, और उसके बाद की स्थिति देखिएगा, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क मिल जाएगा। और दोस्तों अब मेरा आपसे एक सवाल है कि आखिरकार इजराइल और ईरान के बीच में जो जंग चल रही है, अगर कोई भी थर्ड पार्टी देश इसमें इंटरफेयर ना करे, अपनी टांग ना अड़ाए, अपनी नाक ना अड़ाए, तो आखिरकार किसके जीतने की संभावना काफ़ी अधिक होगी? आपको क्या लगता है? वीडियो को पॉज करके उस कंट्री का नाम आप मुझे कमेंट पक्का करिएगा। एक्चुअली जो इजराइल है ना, इजराइल के पास में एक बहुत बड़ा हथियार है, मतलब कि इजराइल का हमला होता है सर्जिकल स्ट्राइक से भी ज़्यादा सटीक, दिस इज़ कॉल्ड प्रिसीजन अटैक। मतलब कि किसी इमारत के 7वें मंजिल पर फ्लैट नंबर 703 में कोई आतंकवादी छिपा है, तो इजराइल सिर्फ उसी फ्लैट पर अटैक करेगा, बाकी इमारत एज इट इज सलामत रहेंगी, किसी भी ऊपर नीचे वाले फ्लोर को कुछ नहीं होगा। दिस इज़ कॉल्ड प्रिसीजन अटैक, जो ये सर्टिफाइड है इजराइल इस हमले को लेकर के। आपको याद होगा लेबनान में जो हिजबुल्लाह चीफ था हसन नसरुल्लाह, इसको इसी प्रिसीजन अटैक के माध्यम से मारा गया था। और ईरान में जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट को उनके घर में जो टारगेट किया गया था इजराइल के द्वारा, वो भी प्रिसीजन अटैक के माध्यम से किया गया था। और जो इजराइल की जो प्लानिंग होती है ना वो कभी भी लीक नहीं होती है, जबकि ईरान की जो प्लानिंग होती है बहुत अधिक लीक हो जाती है। मतलब कि इनके घर के अंदर ही विभीषण इन्होंने पाल रखे हैं बहुत तरीके वाले, मतलब घर का वेदी लंका ढाए, वो वाला हिसाब चलता है ईरान के साथ में। अब यहाँ पे ना जो ईरान के सुप्रीम लीडर है अयतुल्लाह अली खमेनी ने ट्रम्प को खरी खरी सुना दी है। एक्चुअली ट्रम्प ने अभी बीते कई दिन क्या बोला था, भाई ईरान तुम सरेंडर कर दो, और उसी के बाद से जो युद्ध है, युद्ध की जो ज्वाला है वो और भी अधिक भड़क गई। मतलब कि ट्रम्प ने इस युद्ध में आग में घी का काम कर दिया जब ये बोला कि भैया ईरान तुम सरेंडर कर दो। एक तरफ ट्रम्प ईरान और इजराइल को लेकर के अपनी टांग अड़ाते रहे हैं, दूसरी तरफ खमेनी ने उन्हें सीधा कह दिया है कि हम आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। और ट्रम्प ने ईरान को धमकाया था, लेकिन खमेनी ने पलटवार करके साफ साफ ये कहा कि धमकियों से झुकता नहीं है हमारा ईरान। और ट्रम्प की आंखें दोस्तों तब खुली जब ईरान ने बॉम्बार्डिंग शुरू कर दी, और ये भी कहा कि अमेरिका अगर जंग चाहता है तो मैदान हमारे पास तैयार है, आओ जंग के मैदान में, आओ कभी हवेली पर। मतलब कि ट्रम्प को समझा दिया है कि हर दिन बयान बदलने से कुछ नहीं होता है। पहले उन्होंने ये बोला कि ठीक है आप सरेंडर कर दो, हम युद्ध में कूद जाएंगे वरना। अब बीते कल के दिन उन्होंने 7 दिन का और समय मांग लिया है। अब ये 7 दिन में ऐसा कौन सा मंथन करेंगे भाई, आपस में कौन सा सीज़ फायर करवाएंगे, वो चलेगा मतलब आने वाले समय में।
बट इस बयान के बाद में ना ट्रंप ने जो बयान करा था जारी कि भैया ईरान तुम सरेंडर कर दो, उसके बाद में ना ज़्यादा हड़कंप मच गया। अब देखिए लगातार आपस में दूसरे के ऊपर ये बॉम्बार्डिंग खेल रहे हैं। सोचिए अरब देश भी दोस्तों खामोश नहीं है। 22 अरब देशों ने संयुक्त बैठक बुलाई है, उसके बाद बैक टू बैक मीटिंग चल रही है। अब मिडल ईस्ट में युद्ध नहीं समाधान चाहिए, तमाम देशों का यही कहना है। और डोनाल्ड ट्रंप का ये बड़बोलापन कहीं ना कहीं अरब देशों को 22 अरब देशों को एक बहुत बड़े खतरे में डाल सकता है। अब एक तरफ हमारे पास एक खतरा नया और बन चुका है, वो ये कि हमारे जो एक बहुत बड़ी संख्या में जो भारतीय छात्र हैं वो इस समय ईरान के अंदर फंसे हुए हैं। मतलब कि एक तरफ ईरान और इजराइल के बीच में बारूद की बारिश हो रही है और पूरा आसमान जंग के मैदान में तब्दील हो चुका है, और दूसरी तरफ उस जंग के बीच में फंसे हैं हमारे देश के बहुत सारे भविष्य, हजारों भारतीय छात्र। लेकिन तभी दोस्तों हमारी भारत की सरकार की तरफ से एक लॉन्च कर दिया गया ऑपरेशन सिंधु, जिसने काफ़ी एक बहुत बड़ी सफलता हासिल करी है। बीते कल के दिन ईरान से 110 छात्रों का हमने रेस्क्यू कर लिया है, वो हमारे इंडिया वापस आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर ना 2025 की सबसे बड़ी और ख़तरनाक लड़ाई है एक्चुअली ईरान और इजराइल के बीच में, जो स्टार्ट हुई थी 13 जून को शुरू हुई थी। और जंग में अब तक 400 से ज़्यादा मिसाइलें, 200 से अधिक ड्रोन और दर्जनों हमले, दर्जनों एयर स्ट्राइक ये एक दूसरे के ऊपर अब तक कर चुके हैं। और इसी आग के बीच में ईरान में पढ़ रहे हैं हमारे भारत के करीब 2200 भारतीय छात्र, जो अब वहाँ पर फंस चुके हैं। सो गाइस, कई छात्र मेडिकल, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट की पढ़ाई वहाँ पर जाकर के करते हैं, क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन सस्ती है और भारत में एजुकेशन थोड़ी महंगी भी है। लेकिन जब गोलियों की गूंज किताबों से तेज हो जाए तो समझिए वक्त आ चुका है अपने घर वापसी करने का। और यहाँ पर हमारी केंद्र सरकार के द्वारा ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत कर दी गई है। 18 जून को रात 11:30 बजे भारत का स्पेशल एयरक्राफ्ट तेहरान पहुंचता है और वहां से 110 छात्रों को लेकर के सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग 6 बजे भारत के लिए रवाना होता है। और फाइनल दोस्तों ये जहाज़ अब इंडिया पहुंच चुका है। और जो नेक्स्ट शेड्यूल होगा दोस्तों फ़्लाइट का, जो यहाँ से फ़्लाइट जाएगी हमारे भारतीय छात्रों को पिक करने के लिए, वो जाएगी 21 जून और 23 जून को, यानी कि आने वाले कल के दिन, उसके बाद परसों। और लगातार बड़ी संख्या में हम छात्रों का रेस्क्यू करके उनको सही सलामत भारत वापस लेके आएगी हमारी केंद्र सरकार। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में। बट जाने से पहले आपसे बस यही सवाल है कि आखिरकार क्या सच में आने वाले समय में इजराइल और ईरान के बीच में सीज़ फायर हो जाएगा, या फिर ये हमारे भारत को ये युद्ध एक बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाने वाला है? आपको क्या लगता है? अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, अपनी नॉलेज के आधार पर आप मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।